चलो, हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। तो लेट दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ओके, एंड वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग को तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है फिर से। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मैंने यहाँ पे देखो राइट डायरेक्शन में एक एलिमेंट ले लिया। सपोज वो एलिमेंट का चार्ज dq है और वो तो प्लस dq हो जाता, तो उसके कारण सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो मैं उसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, राइट। और आप जानते हो क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो ये डी जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो डी लेफ्ट साइड में आ गया। और इस डी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती, के, वो चार्ज क्या था, dq अपॉन आर स्क्वायर। वैसे इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में मैंने ले लिया dq, एक एलिमेंट ले लिया, इसको भी सेंटर से पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको भी सेंटर से मैंने डॉटेड लाइन से मिला लिया। और आप फिर से देखो ये प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो राइट साइड में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी। और इसकी भी डिस्टेंस सेंटर और इस चार्ज की डिस्टेंस क्या है, आर ही है, रेडियस ऑफ रिंग। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाता है डी इज इक्वल टू डी क्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, राइट। तो ये एलिमेंट इसको कैंसिल कर देगा। वैसे ही सारे एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा ही, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग पे यूनिफॉर्म हो, तो इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा, अब एक नोट लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। पहला लाइन तो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ओके, और दूसरी बात लिखी हुई है यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रेगुलर पॉलीगॉन एट इट्स सेंटर विल बी जीरो। तो कोई भी यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन ले लीजिए, ठीक है, और उसके एजेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ले लीजिए, तो उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ओके। अब ये भी जानते होंगे कि ये जो सर्कल होती है, रिंग होती है, ये इनफाइनाइट साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन होता है ना, इसलिए भी कह सकते उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ये रेगुलर पॉलीगॉन होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके सेंट्रॉइड पे मुझे निकालना है। तो मेरे लिए देखो ऐसे भी सोच सकते हो, एक रॉड ऐसा है, दूसरा रॉड ऐसा है, ये तीसरा रॉड ऐसा है, तीनों रॉड के लिए इस सेंट्रॉइड पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो। अब आप जानते हो तीनों रॉड से ये सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होगा सेम ही होगा, है ना। और ये किसी भी एक रॉड के लिए जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होगा वो आप देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, राइट। तो दिस पॉइंट इज एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो इसका मतलब याद करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ई पैरेलल रॉड का केस याद करो, तो ई पैरेलल जीरो होता था और ई परपेंडिकुलर ही होता था। तो इसके लिए इस नीचे वाले रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड हो जाती, उसकी वैल्यू सपोज ई है। वैसे राइट साइड के लिए रॉड के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में हो जाती, है ना। और इस वाले रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे में राइट साइड में हो जाती। और तीनों का देखो सिमेट्रिकल केस है ना, इस सेंट्रॉइड के लिए तीनों रॉड बराबर है, तो तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाती है मैग्नीट्यूड वाइज। और बिकॉज ई सेम है तीनों और आपस में इनके एंगल क्या है 120 डिग्री। अब तो ये तो बहुत बार हो गया कि तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर का आपस में एंगल 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अच्छा, तीनों प्लस लिया तो जीरो है, मान लो एक प्लस ले लेता है, एक माइनस ले लेता है, एक प्लस ले लेता, तो माइनस के लिए आप अंदर की तरफ लेते, तो वो वाला रॉड वाला रिजल्ट आप याद रखेंगे। जब भी कुछ इसमें वेरिएशन लाएगा तो रॉड वाले रिजल्ट्स को यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं फोर साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन की बात करूं, वो फोर साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसके सारे एजेस पे जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ भी मान सकते हो देयर आर फोर रॉड्स, एक रॉड मान लो नीचे वाला लिया ये,
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, वो जो पॉइंट है सेंटर, फिर से वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ई परपेंडिकुलर वाला वैल्यू आएगा, ई पैरेलल वाला तो आएगा नहीं। तो इस नीचे वाले रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वर्टिकली अपवर्ड होगी, इस राइट साइड वाले रॉड के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगी, ऊपर वाले रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, और लेफ्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी। अच्छा, ये सेंटर के लिए देखो हर एक जो साइड है एग्जैक्टली सेम है ना, ओके तो हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप निकालते तो भी सेम ही आता है, निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिकली देख लिया तीनों चारों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर लेगा, लेफ्ट वाले राइट को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, मैंने दो के लिए प्रूव कर लिया, पेंटागन के लिए भी याद रखेंगे, हेक्सागन के लिए भी याद रखेंगे। सिर्फ याद रखना यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट रिंग एट इट्स सेंटर। कट रिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक रिंग है, एक छोटा सा पार्ट मैंने कट कर दिया, ठीक है, छोटा सा पार्ट, बड़ा सा पार्ट में कट करूंगा तो मैं बाद में समझाऊंगा उसको, ठीक है। मैंने एकदम छोटा छोटा सा पार्ट कट कर दिया, उसी को देखो मैंने लिख दिया, ये मान लो ये जिस पार्ट को कट किया उसकी थिकनेस सपोज टी है, तो उस टी को मैंने लिख दिया वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर, मींस रेडियस ऑफ दिस रिंग, ओके। अब इस केस में सोचो, इफ वो पार्ट वहां होता, वो पार्ट वहां होता, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, जीरो होती। इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट ये है कटा हुआ रिंग जो है, और वो जो पार्ट होता वहां पे, उन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, ओके। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उस छोटे पार्ट और इस बड़े पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तभी तो दोनों का वेक्टर सम जीरो होगा, है ना। तो उस छोटे पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो बड़ा पार्ट है कट रिंग वाला, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अच्छा, बिकॉज ये पार्ट बहुत ही छोटा है, जिसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। अच्छा, इस पे पहले छोटा सा पार्ट पे कितना चार्ज रहा होता वो देखें, तो मैं QT लिख दिया, मींस चार्ज ऑन दैट कट पार्ट। उसकी वैल्यू क्या हो जाती, Q टोटल पे मान लो चार्ज Q था अपॉन 2 पाई R, टोटल लेंथ कितनी हो जाती, 2 पाई R इनटू T कर दिया, हो गया ये चार्ज ऑन दैट स्मॉलर पार्ट रिंग जिसको मैंने कट करके अलग किया है, ओके, वो QT हो गया ये, ओके। अब उस छोटे से पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती, नीचे की तरफ होती, क्योंकि प्लस है, पॉइंट चार्ज प्लस होता तो रेडियली आउटवर्ड, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे होती। तो बाकी वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, तभी तो दोनों मिलके नेट फील्ड जीरो करेगा। दो वेक्टर इक्वल अपोजिट होते हैं तभी उसका नेट जीरो होता है ना। तो इसलिए उस छोटे से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होती, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई, जो भी छोटे पार्ट का होता, छोटा पार्ट तो मैंने पॉइंट चार्ज मान लिया है, उसके लिए KQ/R² फॉर्मूला लगा लेंगे, तो KQ/R², ये QT यहाँ पे रख दिया, हमारा आंसर आ गया, ओके। ये भी कहीं कहीं मेंशन मिल जाएगा किसी ना किसी बुक में, ओके, समझ लेंगे इनडायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अब देखो मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे निकाला था, वो जीरो है, अब मुझे एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो मान लो ये एक रिंग है, ओके। अब नोटबुक के हिसाब से सोचो, आधा रिंग नोटबुक के बाहर है, आधा रिंग नोटबुक के अंदर है, ठीक है, आधा रिंग नोटबुक के बाहर है, आधा रिंग नोटबुक के अंदर है, तो सेंटर कहाँ हो जाएगा, नोटबुक पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये एक चार्ज DQ ले लिया यहाँ पे, पहले ये डायग्राम समझ लो, ये मान लो रिंग है जिसकी रेडियस R है, इस पूरे रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब रिंग के सेंटर से ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, इसी को आप एक्सिस ऑफ रिंग कर देंगे, है ना, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रिंग। इसी पे कोई पॉइंट मान लो P ले लिया मैंने यहाँ पे P, ठीक है, P ले लिया, और ये जो पॉइंट है सपोज सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ये जो पॉइंट है सेंटर से x डिस्टेंस पे है। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ओके, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वही प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो फिर से हम लोग तो जानते हैं कि मुझे तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, KQ/R²। तो इस रिंग पे कोई ना कोई छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया है, सपोज यहाँ पे ले लिया DQ, ओके।
अच्छा, इस dq के लिए इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो पहला काम क्या करोगे कि डॉटेड लाइन से मिला लो, मिला लिया। अब जानते हो डायरेक्शन जो होगा, ये प्लस चार्ज लिया तो रेडियली आउटवर्ड ले लेंगे, तो ये डी ऐसे रेडियली आउटवर्ड बना लिया, है ना। अच्छा, वो dq चार्ज है, ये देखो ये x है, ये r है, तो dq से उस पॉइंट p की डिस्टेंस क्या होगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस लगा लिया। अब इस d की वैल्यू क्या हो जाती है, d विल बी इक्वल टू k, q की जगह क्या लिख देंगे dq अपॉन जो भी इससे डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो वो लिख दिया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो हो जाता है k dq बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड d है, जो इधर है और इतनी है। अच्छा, इस d का मैं अब कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। अच्छा, मान लो ये जो लाइन है जो dq और p को मिला रहा है वो एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, ओके। तो ये अल्फा होगा तो d भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा ही एंगल बनाएगा, राइट। तो d का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता अलोंग द एक्सिस, d cos अल्फा, और d का ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता कंपोनेंट, d sin अल्फा। ये समझ में है आपको, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब पहले ये सोचो, ये सारे एलिमेंट को लो, तो सारे एलिमेंट से ये जो लाइन ड्रॉ करोगे और इमेजिन करो, है ना, हर एक एलिमेंट इसके पेरिफेरी से सारे एलिमेंट dq dq लेते जाओ और p पॉइंट पे आप ड्रॉ करते जाओ लाइन, तो आपको लग रहा है एक कोन बन जाएगा, है ना, है ना, लग रहा है एक कोन बन जाएगा। और d जो होगा वो कोनिकली आउटवर्ड आउटवर्ड जाता जाएगा, जैसे इसके लिए d ऐसा आ रहा है, इसके लिए d ऐसा आ रहा है ना। अच्छा, इस d का भी कंपोनेंट निकालने का ट्राई करो। अब देखो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है, सोचो ज्योमेट्री से अल्फा होगा। अच्छा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता, तो d का ये कंपोनेंट फिर से d cos अल्फा ही होता, और d का ये कंपोनेंट क्या हो जाता, d sin अल्फा हो जाता, है ना। अच्छा, सोचो कि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट का जो d sin थीटा है अपोजिट है, तो आपस में ये दोनों कैंसिल कर देगा, है ना। तो वैसे ही डायमेट्रिकली अपोजिट सारे एलिमेंट लेते जाओगे तो वो दोनों पेयर आपस में d sin अल्फा को कैंसिल कर देगा। तो वैसे ही d sin अल्फा को मैंने लिखा कि नेट निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये कर लिया हम लोग ने, लॉजिकली एनालिटिकली सोचा, तो सारे d sin अल्फा को आप जोड़ दोगे तो वो जीरो आ जाएगा। अब d cos अल्फा सोचो, ये d का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है d cos अल्फा राइट में ही आ रहा है, इसका भी राइट में ही आएगा, तो जो भी आप एलिमेंट ले लो सबका d cos अल्फा राइट में ही आ जाएगा, है ना। तो यूनिडायरेक्शनल हो गया, तो हम लोग d cos अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे वही e आ जाएगा, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको नेट किया जीरो हो गया, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नेट e हो जाएगा इस केस में, है ना। लक अच्छा हमारा ये वाला कंपोनेंट आ ही नहीं रहा। अब d की वैल्यू यहाँ से मैंने रख दी और cos अल्फा ज्योमेट्री से लिख दिया। cos अल्फा देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos अल्फा क्या होगा, x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दिया x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो एलिमेंट dq dq लोगे, सारे एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट से पॉइंट p की डिस्टेंस तो सेम ही होगी, इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आप अलग अलग एलिमेंट लो, ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है। जो एक्स को देख के वेरिएबल मत बोल दिया करो, है ना, ये तो कांस्टेंट है, एलिमेंट के देखा जाता है, हर एक एलिमेंट के लिए वो वैल्यू सेम है कि नहीं, अलग अलग एलिमेंट लिख के देखो, अलग अलग एलिमेंट के लिए ये एक्स भी सेम रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी सेम होगा, तो भाई इसमें जो है ये सारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर में क्या बचेगा, dq। dq क्या है, उस एलिमेंट की चार्ज, तो आपको सारे एलिमेंट की चार्ज को ऐड कर दो, उसी को क्या कहोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो सारे एलिमेंट की चार्ज को ऐड कर दो, वो क्या होगा, रिंग की टोटल चार्ज, वो क्या आ जाएगी, q, तो रख दिया मैंने, तो ये हमारा आंसर आ गया, E इज इक्वल टू k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद भी रख सकते हो, है ना, k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, देख रहे हो, ये डायरेक्शन जो आ रहा है एक्सियल एक्सिस के अलोंग ही आएगा E, और वो आउटवर्ड होगा, वो आउटवर्ड होगा इफ ये प्लस चार्ज रहा तो। अच्छा, माइनस चार्ज रहा तो क्या होता, इनवर्ड होता, है ना, बट एक्सिस के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखा इंटीग्रेशन,
का सर जैसे कॉस अल्फा लिखा है वैसे ही यहाँ पे साइन अल्फा लिख देते हैं। तो साइन अल्फा हमको क्या दिखता है, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो रख लेते और इंटीग्रेशन करते तो कहते भाई ये तो जीरो नहीं आ रहा है सर, आपने तो कहा ये जीरो है ना। अच्छा वो क्यों नहीं आएगा सोचो, क्योंकि अब आप इफ डी साइन अल्फा डिफरेंट एलिमेंट के लिए देखोगे तो क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, क्या एक ही डायरेक्शन में, नहीं, वो एक प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में है ना। तो क्या उसको ऐड इंटीग्रेशन के प्रोसेस से किया जा सकता है, तो कहेंगे नहीं कर सकते भाई, है ना। तो वो आप इंटीग्रेशन करके इसका रिजल्ट निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा, हमें एनालिसिस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डी साइन अल्फा इस एलिमेंट के लिए ऊपर नीचे है, अलग अलग एलिमेंट के लिए वो इस प्लेन में आप इमेजिन करोगे तो रिंग के प्लेन में वो अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग डी साइन अल्फा के इंटीग्रेशन प्रोसेस करके ये जीरो नहीं आएगा, राइट, एनालिसिस से ही आप ला पाओगे, क्योंकि डी साइन अल्फा यूनिडायरेक्शनल है नहीं तो उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे नहीं हम लोग। ओके, अंडरस्टूड, इतनी डिस्कशन आगे। तो ये पार्ट खत्म हुआ तो रुक के इसको पहले लिख लो, ठीक है, फिर रिवाइज कर लो भाई क्या क्या पॉइंट इसमें कहा गया है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए उसको बाजू में नोट्स में लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब x इज इक्वल टू 0 पे, अच्छा ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके सेंटर x 0 का मतलब क्या, सेंटर पॉइंट तो ऑब्वियसली पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा इस फॉर्मूले में भी x 0 रख के देखो 0 आ जाएगा, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरा लिखा एट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस x को टेंड्स टू इंफिनिटी ले जाओ, x टेंड्स टू इंफिनिटी ले जाओगे, इसको सॉल्व करोगे लिमिट से, वो भी 0 आ जाएगा, तो e टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। if x टेंड्स टू इंफिनिटी e टेंड्स टू 0, ओके। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं लिखा मैंने, e टेंड्स टू 0 लिखा है, ठीक है, इस पे ध्यान देना, है ना, लिमिट में इसे पढ़ा होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमें कि इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x पे देखो वेरी कर रहा है, अलग अलग x के लिए e की वैल्यू अलग अलग होगी, तो किस x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है वो निकालना है। तो याद करो हम लोगों ने मैक्सिमम पढ़ा हुआ है ना, फिजिक्स में तो पढ़ा है स्टार्टिंग में, और अभी हो सकता है कि आपको कैलकुलस में पढ़ा दिया हो मैक्सिमम। तो आप d बाई डी एक्स कर लो, इसमें वेरिएबल कौन है, x ही है ना, अलग अलग x की वैल्यू के लिए e की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना, तो x वेरिएबल है, तो आप मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करोगे, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर लो, है ना, करोगे, कर सकते हो, आई गेस आप कर लेना, है ना, और करोगे। अच्छा जिसको नहीं करना आता है ये वाला डिफरेंशिएशन, उसको तो वैसे भी फाइनली रिजल्ट याद कर लेना चाहिए, है ना, और बाकी जेई वाले को या एडवांस वाले को तो ये तो आसानी से कर लोगे, है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन रूल से हो जाएगा सॉल्व आपका। तो x की वैल्यू आप देखोगे तो प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 आ जाएगा, मींस सेंटर से r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस राइट में जाओ या r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस लेफ्ट में जाओ, तो आपको e की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है, ओके। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप जानेंगे r की वैल्यू r अपॉन रूट x की वैल्यू r अपॉन रूट 2 पे e मैक्सिमम होगा, तो ये x की जगह r अपॉन रूट 2 इस फॉर्मूला में पुट कर दो, है ना, तो वो रख दिया तो ये वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिखने लगा, मतलब मैंने k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया होगा, तो मुझे e मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई। ये कहाँ आएगी, सेंटर से r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे अलोंग द एक्सिस, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा पहले इस डायग्राम को देखो, मान लीजिए रिंग है, इसका एक्सिस मैंने बना दिया दोनों तरफ, तो राइट साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में आएगी, और इससे लेफ्ट साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में आएगी। ये पॉजिटिव रहा तो, जैसे नेगेटिव रहा तो उल्टा कर देना, पॉजिटिव रहा तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में। अब मैं जो ये डायग्राम बनाया हूँ, ये ग्राफ बनाया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस वर्सेस एक्स पे एक्स का ग्राफ बनाया हूँ। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस लिया है मैंने, वेक्टर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले लो, देखो डायग्राम में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो ये नीचे नहीं जाएगा। अच्छा मान लो मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का मैग्नीट्यूड लेना है वाई एक्सिस पे और ये एक्स लेना है, तो ये जो ग्राफ होगा आप ऊपर बना देना, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं पहले। तो हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 था, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो मैंने 0 की तरफ टेंड करा लिया।
एंड आर अपॉन रूट टू पे ये मैक्सिमा हो गया था, तो ये ऐसा ग्राफ बना लिया। उल्टा इधर भी वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही ग्राफ बन जाएगा। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे जीरो की तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, एंड x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे ये मैक्सिमा था। अच्छा वो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमा था, ठीक है। तो मैंने इफ इसको वेक्टर की तरह लिया तो मैं नीचे बना लूंगा, इफ मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया तो इसी को जैसा राइट में बना वैसा लेफ्ट में मैं ऊपर में बना दूंगा, ठीक है। तो देख लेना कि मैग्नीट्यूड निकालना है या सिर्फ वेक्टर निकालना है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ में थोड़ा चेंज हो सकता है, ओके। अब दो और अप्रोक्सीमेशन में, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के आते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन को ध्यान से समझते जाएंगे, है ना। अप्रोक्सीमेशन का कोई परफेक्ट रूल नहीं होता, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो मैंने इसी क्वेश्चन में कहा कि x इज वेरी 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 लेस देन r, मतलब वो x जो था ये एक्सिस से डिस्टेंस थी, वो बिल्कुल सेंटर के पास में है, बिल्कुल सेंटर के पास में है, ओके। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2 को देखो r बहुत बड़ा है x से, r सपोज 1 लाख है ना, r 1 लाख है और x 1 है, तो 1 लाख का स्क्वायर में 1 ऐड करो या भूल जाओ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो x को मैंने भूल गया, ये r रेज़्ड पावर 2 रेज़्ड पावर 3/2 r क्यूब दे देगा, तो यहाँ पे मुझे ये जो दिख रहा है वहां पे r क्यूब रख देंगे, तो मेरा जो ये फॉर्मूला था यहाँ पे नीचे वाले को r क्यूब लिख देंगे, तो लिख दिया r क्यूब, ये मुझे ये फॉर्मूला आ जाएगा। kqx upon r cube means E will be directly proportional to x if x is very very less than r or you are very very near to center। दूसरा x is very very large than r, तो x बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मान लो x 1 लाख है, r 1 है, तो 1 लाख के स्क्वायर में 1 को ऐड करो, तो नहीं भी करोगे तो बहुत ज्यादा आपने गलती नहीं करोगे, राइट। अप्रोक्सीमेटली आप इसको r स्क्वायर को भूल भी सकते हो, तो ये x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे x क्यूब रख देंगे, ये वाले फॉर्मूला में नीचे वाले में x क्यूब रख दो, x अपॉन x क्यूब x स्क्वायर नीचे हो जाता, तो ये क्या जाती है, ये आ जाती है भाई हमें k क्यूब x स्क्वायर, ओके। तो देखो ये फिर से फॉर्मूला दिख रहा है, पॉइंट चार्ज जैसा हो गया, हम लोग कह सकते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑन द एक्सिस रिंग विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, ओके। on a for a distance point on the axis ring will behave like point charge। रूट ऑफ सॉल्व करोगे उसमें ये डिस्टेंस डिस्टेंस वाले ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन का बहुत काम आ जाता है, तो उसको हम लोग इसलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला हो गया केस, तो ये वाला पूरा केस को समझो, उसको अच्छे से लिखो, है ना, और फिर लिखने के बाद उसको एक बार रिपीट करो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीट करके देखने का ट्राई करो, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल लिया, इफ माइनस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उस पर चार्ज दिया हुआ है प्लस कैपिटल क्यू अलोंग इट्स एक्सिस, मींस उस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर से आपने अलोंग द एक्सिस थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चार्ज को छोड़ दिया, है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये देखा जाता है कि वो माइनस क्यू चार्ज एसएचएम परफॉर्म करने लगता है, तो आपको पता करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दैट एसएचएम परफॉर्म्ड बाय माइनस क्यू चार्ज, एंड वो जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है वो फिक्स है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है अपने को, है ना, ओके। यहाँ कहीं फिक्स लिख लो। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया क्या है कि एक रिंग ले लिया, इस रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो टोटल चार्ज है क्यू, इसके सेंटर पे इफ माइनस क्यू चार्ज रखोगे उस माइनस क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, याद करो कहीं पे आप पॉइंट चार्ज रखते हो, उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q इंटू E, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस रिंग के कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो सेंटर पे आप कोई भी चार्ज रख दो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, जीरो फोर्स लगेगी। तो इस माइनस क्यू को सेंटर पे रख दो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, जीरो फोर्स लगेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम पे है जब वो इस रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है ना, वही लिख दिया एट सेंटर ई रिंग इज जीरो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, तो वो भी जीरो हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं एट सेंटर माइनस क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ तक समझा। अब क्या करते हैं हम लोग इसको राइट साइड में x खिसका के देखते हैं,
राइट साइड में एक्स से खिसका दिया माइनस क्यू चार्ज। अब देखो ये बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो ये राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में ही होगी, है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में होगी। और यहाँ पे रखा क्या है आपने, माइनस चार्ज, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, लेफ्ट में। ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू ई वेक्टर। इफ क्यू नेगेटिव होगा तो एफ ई के एंटी पैरेलल होगा, ये क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे राइट में है तो इस माइनस क्यू पे चार्ज पे फोर्स लगेगा लेफ्ट में। अब सोचो आप मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट में हो और चार्ज पे लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, इजंट इट। इस डिस्कशन के बाद आप कह सकते हो ये जो सेंटर का पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। हाँ, तो इस रिंग का सेंटर वाला पॉइंट माइनस क्यू चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और जहां जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम की पॉइंट आ जाती है वहां वहां ऑसिलेशन तो होता ही है ना। तो हम लोग वही कर लेते हैं, एक्स डिस्टेंस ले जाके माइनस क्यू चार्ज को यहाँ रखा और यहाँ पे माइनस क्यू पे फोर्स निकालने का ट्राई किया, तो उस फोर्स को लिखा, रिस्टोरिंग फोर्स लिख दिया, इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू लिख दिया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, वो अभी जस्ट पढ़ा था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये हो गया। तो जब उस पॉइंट चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को राइट में एक्स डिस्टेंस पे रखा तो उस पे इतनी फोर्स किधर लग रही है, लेफ्ट में लग रही है ना, इतनी फोर्स लग रही है। क्या रिस्टोरिंग फोर्स एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल नहीं। ऊपर में एक्स के बाद देखो नीचे में भी तो एक्स है, हाँ है। तो यहाँ पे सेंटर से इफ आप राइट साइड में खिसका रहे हैं तो फोर्स तो लेफ्ट में आ गया बट फोर्स अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए ये ऑसिलेशन तो करेगा, है ना। अब एसएचएम कराने के लिए मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा और वो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हिंट में लिखा हुआ है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब हुआ x इज वेरी वेरी लेस देन r। अभी जस्ट किया था ये अप्रोक्सीमेशन, देखो तो x इज वेरी वेरी लेस देन r, r मान लो 1 लाख है, x 1 है, तो इसको घुमा फिरा के हम लोग r क्यूब लिख सकते हैं। तो नीचे वाले को r क्यूब लिख दो, हमने लिख दिया, तो ये हो गया q k क्यूब x अपॉन नीचे में r क्यूब। अच्छा x को अलग कर दिया, बाकी सब बच गया। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ है, लेकिन कब, जब x इज वेरी वेरी लेस देन r। मान लो ये कंडीशन नहीं दिया रहा तो हम लोग कहेंगे एसएचएम नहीं करेगा, वो ऑसिलेशन करेगा उसकी इसमें पार्टिकल, ठीक है। अच्छा याद करो टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन वो वाला कांस्टेंट x के अलावा जो आ जाता था रिस्टोरिंग फोर्स में, वो कांस्टेंट को नीचे रख दिया, वो रख दिया तो ये आंसर आ गया हमें। हो सकता है बुक में कैपिटल के की जगह आपको क्या लिखा रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो रख देंगे तो अलग आंसर दिखेगा। आई होप समझ में आया। तो क्वेश्चन को लिख लो, सॉल्व कर लो, लिख लो ये भी, और फिर खुद से चेक करो कि हाँ सबको समझ में आया या नहीं आया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्लास में यही करते हैं ना हम लोग, बोर्ड पे टीचर डिस्कस कर दिया, फिर बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लिया समझते हुए, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो सर से पूछ लिया, तो सर क्या करते हैं ये रिपीट कर देंगे फिर से, तो इस वीडियो को, इस पार्ट को रिपीट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं रोडोप के 3.11 पे। ओके बहुत अच्छी बुक है, करना ही चाहिए, अच्छे बच्चे को तो कम से कम करना ही चाहिए। अब मेरे साथ करोगे तो आपको दिखेगा ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है बुक, है ना, आप ठीक से पढ़ोगे तो ये सब हो जाता है खुद ही। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिंग लिया जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और उस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके एक्सिस के अलोंग, इस रिंग के एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रख दिया जिसका लेफ्ट वाला एंड इसके सेंटर पे है और राइट वाला इंफिनिटी तक जा रहा है। और ये जो थिन रॉड लिया है इस पे चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा दी गई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेम्डा क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ है। और इस इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट रॉड पे भी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो लेम्डा हर एक जगह सेम है। ओके तो अपने को पता करना है फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, है ना, या उल्टा, आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट में तो न्यूटन लॉ वैलिड है, तो एक पे दूसरे का फोर्स निकाल लो,
तो दूसरे पे पहले का फोर्स इक्वल अपोजिट होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पहले से बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैट में न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार बोल रहे इलेक्ट्रोस्टैट में न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, लगता है कहीं पे वैलिड नहीं भी होता होगा ठीक है, देखेंगे आगे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में तो न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक आसान तरीका जो पहले मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट रॉन्ग जो रॉड है उसके इस एंड के ऊपर जाते हैं। तो इस पॉइंट के लिए ये जो रॉड होगा वो सेमी इनफाइनाइट रॉड कह दोगे, है ना। याद करो किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और वो एंड पे आ जाता था, है ना, और वो रॉड बहुत लंबा होता था, हम लोग कहते थे उस पॉइंट के लिए रॉड सेमी इनफाइनाइट रॉड है। ओके, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड पे ही आ गया ना, तो इस पॉइंट के लिए रॉड सेमी इनफाइनाइट है। अब वहां पे मान लो एक एलिमेंट ले लिया जिसका चार्ज मान लिया dq, अब उस dq पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इस सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, याद करो, ये प्लस है तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाता, वो k लैम्डा बाय r होता, एंड दूसरा पैरेलल कंपोनेंट आ जाता लेफ्ट डायरेक्शन में, ये सब डिस्कशन किया हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में वो क्या हो जाता k लैम्डा बाय r। अच्छा उस dq पे फोर्स निकालना होता था, आप जानते हो फोर्स क्या होता है, dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड है k लैम्डा बाय r और चार्ज dq है, तो ऊपर में फोर्स लग जाता है dq इनटू k लैम्डा बाय r। वैसे लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है k लैम्डा बाय r, यहाँ पे चार्ज dq है, तो लेफ्ट में भी एक फोर्स लग जाएगा। तो इस dq फोर्स पे एक ऊपर फोर्स लग रहा है, एक लेफ्ट में फोर्स लग रहा है। ओके, अच्छा इसके डायमेट्रिकली एक और एलिमेंट्री चार्ज dq ले लेते हैं। फिर से देखो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इस पॉइंट पे जहाँ पे dq लिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आ जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या हुई k लैम्डा बाय r। और फिर से देखो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस dq पे लेफ्ट में फोर्स क्या लग जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मींस dq इनटू k लैम्डा बाय r। यहाँ पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है k लैम्डा बाय r, उसको dq से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया। तो ऊपर के एलिमेंट पे ये दोनों फोर्स, नीचे के एलिमेंट पे ये दोनों फोर्स, दिख रहा है। ऊपर पे ये जो ऊपर वाला वर्टिकली अप वाला जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउन वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। ऐसा हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए हो जाएगा, तो सारा वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन सारा एलिमेंट का लेफ्ट वाला कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, रिंग पे लेफ्ट में लगेगा। कितनी लगेगी, तो ये जो है एलिमेंट उसको आप ऐड कर लो, उसी ऐड करने को क्या कहेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लो। तो f की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ दैट हो जाएगा, वो क्या है k dq इनटू k लैम्डा बाय r। अब आप जानते हो dq कुछ भी ले लो, ये k लैम्डा बाय r अलग अलग एलिमेंट के लिए तो अलग अलग हुआ नहीं, वो तो सेम ही है, k लैम्डा बाय r कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा dq, dq का इंटीग्रेशन का मतलब इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट है सबके चार्ज को ऐड कर दो, सबके चार्ज को ऐड कर लो तो वो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो क्या हुआ k लैम्डा बाय r इनटू q। तो इस रिंग पे लेफ्ट डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगाएगा, है ना, कौन, ये सेमी इनफाइनाइट वायर। उल्टा भी कर सकते हो, तो ये रिंग इस सेमी इनफाइनाइट वायर पे किधर फोर्स लगाएगा, राइट में लगाएगा, कितना लगाएगा, इतना ही लगाएगा, है ना। ओके, उल्टा पुल्टा भी आप आंसर लिख सकते हो, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसको कभी कभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सारी जगह पे ये किया हुआ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो सीखना नहीं है, हमें क्या होता है कि ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है कि ये सीख लिया तो जेई में यही क्वेश्चन आएगा, हमें तो कॉन्सेप्ट को माइन्यूटली देखना पड़ता है कि देखते गए देखते गए देखते गए तो ब्रेन जो होता है ओपन अप हो जाता है कॉन्सेप्ट्स के लिए। और जब एक बार ब्रेन ओपन अप हो जाएगा तो हम लोग कहीं पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट लगाने के लिए फ्री होने लगते हैं, है? इसलिए हम लोग अल्टरनेटिव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो ऊपर का सोल्यूशन इतना छोटू सा है, नीचे में इतना बड़ा है, तो नीचे वाला तो कराना ही नहीं चाहिए, है ना? आपको ये डिस्कशन को लेके जाना है आपको, ताकि ब्रेन आपका ट्रेंड हो जाए। ओके, और फिर ऐसे नहीं कि एग्जाम में दोनों मेथड से सॉल्व किया, एग्जाम में ब्रेन चलने लगेगा तो आप जो छोटा मेथड होगा उससे सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे मैं उल्टा करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस रिंग को ले लिया, इस सेमी इनफाइनाइट वायर पे हम लोग एलिमेंट ले लेंगे। तो इस रिंग से सेंटर से x डिस्टेंस पे मैंने सेमी इनफाइनाइट वायर का dx विड्थ ले लिया,
अच्छा, इस dx विड्थ पे कितनी चार्ज होगी? इस सेमी इनफाइनाइट वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था? लैम्बडा था। तो इस dx लेंथ पे कितनी चार्ज हो जाएगी? तो dq विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो लैम्बडा dx लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट पे, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह होगा ना, dx बहुत छोटा होता है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे इस पे फोर्स निकालना है तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो दूसरा कौन है? ये है ना, ये रिंग है। तो रिंग के कारण यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो याद करो एक्सिस पे आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड होगा। उसकी वैल्यू याद करो, ये लिखा था हमने kq(x/r² + x² 3/2। तो उस पे df, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे dq, तो राइट में ही फोर्स लगेगा df, है ना। तो df की वैल्यू होगी चार्ज इनटू e, चार्ज लिख दिया, e की वैल्यू यहाँ से रख दिया, है ना, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ओके, अब dq की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, dq की वैल्यू लैम्डा dx है, तो यहाँ पे लैम्डा dx रखा। ओके, यहाँ तक समझो। अब यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पुट करके यहाँ आ गए। अब फर्दर जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ऊपर में देखो kq लैम्डा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर में इंटीग्रेशन में आ जाता है x dx अपॉन r² + x² raised to 3/2। ये तो तुम्हें इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिस्ट में होगा ही नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो हमारे ब्रेन में क्या चलता था कि सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वही हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे देखो, ये x है, ये r है, तो मान लो ऊपर का एलिमेंट आपने लिया, है ना, या ऐसे समझो ये जो एलिमेंट है रिंग के पेरिफेरी से कितने डिस्टेंस पे है, तो t डिस्टेंस पे मान लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आप बोल सकते हो क्या t² = r² + x²? हाँ लिख सकते हैं, r² + x² = t²। अब क्या करो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को x से डिफरेंशिएट कर दो। कर दिया, कर दिया, कर दिया, है ना। तो ये देखो dr² / dx + dx² / dx dt² / dx इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा चेन रूल लगा लो, dt²/dt इनटू dt/dx। देखो dt dt कैंसिल करोगे यही तो आ जाएगा, है ना, इसको ये भी लिख दिया, ये सॉल्व हो जाएगा, 2t हो जाएगा, तो ये वाला साइड सॉल्व किया तो 2t dt/dx हो गया, है ना। यहाँ देखो रेडियस है ना, तो रेडियस का कांस्टेंट होगा ना रिंग का इस केस में, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो इसकी रेडियस तो सेम ही होगी, तो रेडियस कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाता, और dx² / dx 2x हो जाता, ये लिख दिया। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, dx को उधर ले जाओ, लिख सकते हो 2x dx = 2t dt, आप लिख सकते हो x dx = t dx। ओके, अच्छा, अब ये देखो मैंने इतना कहानी करके खा, अब आप अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाओगे, है ना, यहाँ से डायरेक्ट लिख पाओगे इसको। ओके, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे ठीक से तो डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे, तो अपने ये सब तो फालतू का स्टेप हो जाएगा बात के लिए, है ना। तो मैं मान के चलो आपको नहीं आता हो तो ऐसे करना, और आ गया होगा तो डायरेक्ट लिख लेना। तो बस यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ मुझे x dx दिखा ना, वहाँ t dt लिख दिया। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दिया, x dx की जगह t dt, और r² x² की जगह t² लिख दो, तो देखो r² x² की t² लिख दोगे तो t² raised to 3/2 क्या हो जाता है t3, वो भी लिख दिया। अब यहाँ देखो एक t से t कैंसिल हो जाता, तो क्या हो जाता kq लैम्डा अपॉन t² dt। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना आता है, ये फॉर्मूला लिस्ट में रहता है ना, तो वो लिख दिया मैंने। अब तो ये df आ गया, इस पे df का डायरेक्शन क्या है, राइट में, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट पे df की डायरेक्शन किधर होगी, राइट में ही होगी। अब यूनिएक्सियल होगा df, कोई भी एलिमेंट ले लो, इस रिंग के कारण कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी, और ये चार्ज पॉजिटिव है तो हर एक जगह फोर्स राइट में ही आता है हर एक एलिमेंट के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं df का इंटीग्रेशन f हो जाता है। यहाँ देखो kq लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाता, अंदर में क्या बचता, t⁻⁻2 dt। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल t है क्या, उस एलिमेंट का रिंग की पेरिफेरी से डिस्टेंस। तो इस वायर का पहला एलिमेंट कहाँ होता, सेंटर पे, तो सेंटर का इस पेरिफेरी से कितना डिस्टेंस आएगा, r आएगा, तो सेंटर पे उस t की वैल्यू क्या जाती है, r हो जाती है। ओके, और ये एलिमेंट कहाँ तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है, इंफिनिटी के लिए इस t की वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है, तो अपर लिमिट इंफिनिटी रख दिया, इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना।
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा KQ लैम्डा बाय R। अब देखो ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, कौन सा आसान रहा? ये वाला आसान रहा, ये वाला मुश्किल रहा, है ना? लेकिन आप ध्यान रखना, ये पढ़ने का फायदा क्या है? मान लो मैंने ये कह देता ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसका लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वेरिएबल है, और मैं लैम्डा एक्स का फंक्शन दे दिया होता, तो क्या करते, यहाँ पे ये जो लैम्डा है जो भी फंक्शन एक्स का दिया जाता वहां रख देते और फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते। समझा इसका इंपॉर्टेंस? कि मान लो इस सेमी इनफाइनाइट वायर का लैम्डा कांस्टेंट नहीं हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो फिर तो ये उस मेथड से सॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। आपको लैम्डा इफ वेरिएबल हो इसका, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप जानते हो? नहीं जानते हो ना। उस जगह पे ये फायदा करेगा जब सेमी इनफाइनाइट वायर का लैम्डा एक्स का फंक्शन हो, तो आप ये मेथड पूरा रिपीट कर दोगे तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं से सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करना हो तो ऊपर वाला मेथड अच्छा है, ओके? जल्दी सॉल्व कर देना, ओके? चले पढ़िए, फिर से क्या करना है, रिपीट कर लो, लिख लो, रिवाइज कर लो। अब आगे चलते हैं। अब मान लो मैंने एक लिया रिंग, फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले लिया। ये वाला एग्जांपल मुझे लास्ट ईयर किसी बच्चे ने पूछा था, डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब लॉजिकल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक मैंने ले लिया रिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया, इसके एक्सिस पे वर्टिकल डायरेक्शन में, आप जानते हो इसके एक्सिस पे r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, है ना? उससे दूर जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उससे नीचे जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, है ना? तो मान लो इससे नीचे में एक पॉइंट 1 है, वहां पे मैंने एक चार्ज रखा जिसका चार्ज +q और मास m है, वो इक्विलिब्रियम में है, ओके? और इसके ऊपर भी एक पॉइंट मुझे 2 मिल गया जहां पे मैंने सेम ही चार्ज रख दिया तो भी वो इक्विलिब्रियम में मुझे दिखा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है कि 2 वाले पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, और पता करना है 1 पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है? ओके, हाँ, चलो अब ध्यान से समझना। अब पहले ये तो समझो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी, इस केस में वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। पहले मान लो 2 पे देख लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस की चार्ज पे फोर्स QE ऊपर लगता, और मास है तो mg नीचे लगता, तो ये QE और mg आपस में बैलेंस कर रहा होगा, तभी यहाँ पे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम है। अब इसके थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया ना, थोड़ा ऊपर जाते हैं। जैसे थोड़ा ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे r/2 से ऊपर जाते हो तो कम होता चला जाता है, इसके ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो ऊपर पे जो फोर्स लग रहा है QE वाला वो और कम हो जाएगा, लेकिन इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या mg कम होगा? नहीं होगा, mg कम नहीं हुआ, बट ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट पे नेट फोर्स किधर आ जाएगा? नीचे, क्योंकि mg उतनी रही है, नीचे वाली फोर्स mg उतनी रही, और QE जो ऊपर लग रहा है, QE जो ऊपर लग रहा है वो कम हो गया, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा? नीचे। आप सोचो इक्विलिब्रियम से आपने ऊपर गया, नेट फोर्स नीचे आ गया, आप क्या कहोगे? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहोगे ना। हमने बोल दिया कि पॉइंट 2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब पॉइंट 1 पे चेक कर लो, पॉइंट 1 पे QE, अब देखो पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा? ऊपर, और चार्ज +q है तो उस पे फोर्स QE ऊपर लगता, ऑब्वियसली इसका mg नीचे होता, ऑब्वियसली पॉइंट 1 पे QE और mg बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए हम लोग ने कहा कि पॉइंट 1 पे इक्विलिब्रियम होगा, है ना? अब यहाँ पे भी मान लो ऊपर ले गए, अब यहाँ पे ऊपर ले जाओगे तो आप तो r/√2 के पास जा रहे हो, इफ r/√2 के पास जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो जैसे ऊपर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स Q इंटू E वाला फोर्स बढ़ जाएगा, Q इंटू E वाला फोर्स बढ़ गया, बट mg तो उतना ही रह गया। अब ऊपर वाला फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर हो गया? ऊपर हो गया, राइट? इसका मतलब यहाँ से ऊपर गए तो नेट फोर्स ऊपर हो गया, ऊपर गए नेट फोर्स ऊपर हो गया, इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग कह सकते हैं पॉइंट 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा फॉर पॉजिटिव चार्ज।
मन में माइनस चार्ज लेके सोचना तो क्या आता है आंसर, ठीक है। ओके, तो रिंग का ये भी केस हो गया हमारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये इरोडोव का क्वेश्चन है 3.12, उसका पार्ट ए। अब पार्ट ए में क्या है क्वेश्चन, थोड़ा रीड कर लो, मैं वाटर ले लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या है। A ring of radius r is uniformly charged with a linear charge density lambda is equal to lambda naught cos theta, where lambda naught is some constant and theta is the angle measured from reference line through the center. तो कहना क्या चाह रहा है सोचो, यहाँ पे एक रिंग ले लिया, रिंग एक चार्ज रिंग है यहाँ पे, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, वो वेरी कर रहा है। किससे वेरी कर रहा है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, जहां पे लेमडा नॉट कांस्टेंट है और थीटा ऑब्वियसली वेरिएबल। और थीटा क्या बोला, तो अपन ने क्या किया, एक कोई भी रेफरेंस लाइन ले लिया, सपोज ये राइट साइड में एक्स एक्सिस बना लिया मैंने और इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया, तो यहीं से थीटा लेना है। तो अलग अलग थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यू अलग आएगी, तो आप कहोगे लेमडा की वैल्यू भी अलग है, ठीक है। ये लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है। ओके, अब अपने को पता करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ रिंग। ओके, इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो मान लो, याद करो, हम लोगों ने एक केस याद कर लिया था पहले से, क्या किया हुआ है, इफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, जीरो होती। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर जल्दी से जीरो मत लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे बुक में, ठीक है, तो ये केस डिस्कस नहीं करते, मान लो किसका डिस्कस नहीं किया तो लोग याद कर लेते, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। वो जीरो कब होती है, जब रिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तब होती है। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिंग बना लिया, ये रेफरेंस लाइन ले लिया, यहां से आप रिंग पे थीटा एंगल पे जाइए और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लीजिए। अब देखो याद करो, मुझे फॉर्मूला आता किसका है, पॉइंट चार्ज का, तो मैं हमेशा पॉइंट चार्ज के को ही एलिमेंट लेके सॉल्व करता जा रहा हूं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया, और वो पॉइंट चार्ज जो है वो कितने लेंथ में फैला हुआ है, तो आर डी थीटा लेंथ पे फैला होगा, है ना। डी थीटा एंगल सबटेंडेड बाय दैट एलिमेंट है, तो आर डी थीटा उसकी लेंथ हो जाती है। तो आर डी थीटा लेंथ में कितनी चार्ज होती, हम लोग लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल टू वहां पे जो लेमडा होता इनटू आर डी थीटा, मींस चार्ज पर लेंथ इनटू लेंथ। अच्छा, वहां पे लेमडा की वैल्यू क्या होती, लेमडा नॉट कॉस थीटा होती, क्योंकि वो थीटा एंगल पे है, तो लेमडा नॉट कॉस थीटा इनटू आर डी थीटा लिखा। ओके, यहाँ तक समझा। अब देखो ये एलिमेंट, अब देखो याद करो डी थीटा बहुत बहुत छोटा होता है, ये एलिमेंट बेसिकली पॉइंट चार्ज ही हो गया ना, ये एलिमेंट तो पॉइंट चार्ज हो गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये पॉजिटिवली चार्ज मैंने लिया हुआ है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से डॉटेड लाइन ले लिया, मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसलिए यहाँ से डॉटेड लाइन सेंटर को मिलाया और रेडियली आउटवर्ड बना लिया, ठीक है। और डी की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ऐसे यहाँ पे दिखेगी इस एलिमेंट के लिए। अब डी की वैल्यू क्या लिखोगे, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के यहाँ पे चार्ज क्या था एलिमेंट पे, डी क्यू था, अपॉन उस एलिमेंट से इस सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से डी क्यू पुट कर दिया, तो मुझे ये दिखा डी। अब सोचो हर एक एलिमेंट के लिए डी कैसा होता, हर एक के लिए रेडियली आउटवर्ड, हर एक के लिए रेडियली आउटवर्ड। मान लो यहाँ पे एलिमेंट लेता तो डी लेफ्ट में होता, ऊपर में लेते नीचे होता, यहाँ लेते तो इधर होता, यहाँ लेते ऊपर होता, कहीं बीच में लेते तो इधर होता। यहाँ देखो डी जो है वो यूनी एक्सेल नहीं है, डी यूनी एक्सेल नहीं है, तो प्लीज डी का इंटीग्रेशन ई मत लिख देना, डी का इंटीग्रेशन ई नहीं होगा, क्योंकि डी यूनी एक्सेल नहीं है। वेक्टर को अब इंटीग्रेशन का मतलब तो ऐड ही करना होता है ना, आप कैलकुलस में सीखे होंगे इंट्रोडक्शन में कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अब यहाँ सीख लो कि यूनी एक्सेल ऐड करना कहते हैं उसको,
तो वेक्टर इफ मल्टी एक्सेल हो तो डायरेक्ट डी का इंटीग्रेशन ई नहीं होगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलो तो डी ये ले लिया, तो ये तो का एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता, तो डी का ये वाला कंपोनेंट हो जाता है डी कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग, और डी का नीचे वाला कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होता वो क्या हो जाता है डी साइन थीटा। अब हर एक के डी कॉस थीटा को ऐड कर लो या इंटीग्रेट कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, और हर एक डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा सॉल्व अपने, अब बेसिक इंटीग्रेशन करना है बस। अब मैंने डी यहाँ से चिपका दिया, cos थीटा भी लिख दिया, तो अरेंज किया, ये आ गया। अब k कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, रेडियस तो इसके रिंग की फिक्स है, बाहर ले लिया, अंदर में बच गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट सोचो, पहली एलिमेंट कहाँ होती है, यहाँ से शुरू ही किया था, पहला एलिमेंट तो थीटा 0 पे होता, और घूम के जाते हर एक एलिमेंट को कवर करना है, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट वाला एलिमेंट कब आया 2 पाई एंगल पे, तो अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0। आई होप इसको सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, रोक के देख लो, cos स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिख दिया, 2 को बाहर कर दिया, सॉल्व कर लिया। ओके, सॉल्व कर लिया तो ये मुझे आंसर आ गया, आंसर आ गया लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई आर। इसको करो बैठ के ना, और जिसको ये सब नहीं आता है, जैसे मान लो मेडिकल के बच्चे हैं, तो मेडिकल के बच्चे के लिए क्वेश्चन नहीं करना है आपको, है ना, स्किप कर दो मेडिकल में। अब मेंस के जो एवरेज बच्चे हैं वो भी स्किप कर दो इसको, ठीक है, ये आपसे होगा नहीं है एग्जाम में ना, एडवांस वाले तो करना ही है। ये आ गया एक्स, अब ई बाय उसी तरह डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लो, डी यहाँ से लाके रख दिया, साइन थीटा रख दिया यहाँ पे, अरेंज कर लिया, के लैम्डा नॉट आर बाहर लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया और इसको साइन 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, वही साइन 2 थीटा बाय 2 लिखा, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वो रख दिया, लिमिट लगा लिया, सॉल्व किया 0 आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट 0 हो गया, x कंपोनेंट ये हो गया, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू यही होगी, लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट r। ओके, इस रिंग का वेरिएबल वाला भी हम लोग ने चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन करके देख लिया सेंटर पे। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, दो फॉर्मूले को कंबाइन करके आंसर कर देना है बस। तो ये इरोडोव का ही क्वेश्चन है 3.10। इसमें क्या लिखा है कि पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ थिन रिंग, पॉइंट चार्ज माइनस Q होना चाहिए, माइनस Q। ओके, a point charge minus Q is located at the center of a thin ring of radius r with a uniformly distributed charge, यहाँ पे प्लस Q है ना, मींस रिंग का जो प्लस Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर पे माइनस Q चार्ज रखा गया है, रिंग की रेडियस r है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द पॉइंट lying on the axis of ring at the distance x from the center। मतलब देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना है, इफ गिवन है x इज वेरी वेरी लार्ज देन r, बस अप्रोक्सीमेशन करना है। देखो इरोडोव एम्फसाइज कर रहा है आपको कि अप्रोक्सीमेशन करना है, और फिजिकल वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं, कोई भी प्योर मैथ्स नहीं होता, मैथ्स प्योर साइंस है, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हम लोग। फिजिक्स में तो रियल लाइफ में देखो ना, आप जैसे फ्रिक्शन के क्वेश्चन करते हो, करते तो फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है क्या, नहीं होता है ना, हम लोग मान लेते हैं ना कि मान लो कहीं पे फ्रिक्शन बहुत ही कम है तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्शनलेस सरफेस बोल देते हैं। इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स का सोल है ना, ये इसलिए देखो इरोडोव बार बार एम्फसाइज कर रहा है इन चीजों पर। चलो लिमिट, ये माइनस Q सेंटर पे है, ये प्लस Q, इन दोनों के कारण एक्सिस पे x डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कोई बात नहीं। अच्छा ये रिंग ले लो, रिंग के एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज मैंने E1 लिखा, ऑब्वियसली प्लस चार्ज है तो राइट साइड में होता है E1। E1 की वैल्यू आप जानते हो, हाँ जानते हैं, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू 3/2, यहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा ये माइनस चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और उसको मैंने E2 लिख दिया, E2 की वैल्यू क्या होगी KQ बाय x स्क्वायर।
समझा? ओके, ये लेफ्ट में ये राइट में, इसका नेट निकालना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैंने लिख दिया E2 माइनस E1। ओके, अब बस अप्रोक्सीमेशन करना है। ओके, अच्छा इसको भी मेडिकल वाले बच्चे छोड़ देंगे, के क्यू कॉमन ले लिया, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ऐसे कर दिया। यहाँ पे सिर्फ क्या किया मैंने, एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। और नीचे में देखो x इज वेरी वेरी लार्ज देन r है, x इज वेरी वेरी लार्ज देन r है, तो इसको भाई साहब को x r स्क्वायर को भूल जाओ, फिर से याद करो 1 लाख, ये 1 है, तो ये x क्यूब हो जाता है, नीचे में x5 हो जाता है ना। अब यहाँ पे आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर लो, देखो ये फॉर्म याद है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्म आ गया। If r square by x square is very very less than 1, obviously है because x is very very large than r, तो आप 3/2 को अंदर ले लोगे, ऐसे लिख दोगे, सॉल्व वॉल्व करोगे, ऐसा आएगा। ठीक है, तो बस अप्रोक्सीमेशन का था, और ये दोनों फॉर्मूला तो अपने को पहले से आता है। ठीक है, तो ऊपर में मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किया, तो उसी चीज पे अप्रोक्सीमेशन बताया गया है आपको। ओके, अच्छा ये लिमिट से सॉल्व नहीं होगा ना, लिमिट से सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये अलग ही तरह के अप्रोक्सीमेशन है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैंने किया। ओके, रिंग का केस आई गेस हो गया, बहुत सारा मैंने केस कर दिया आपको। okay. अब नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, एनफ हो गया, रिंग का केस हम लोगों ने कर लिया, रुक जाते हैं।